हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस प्रीलिम्स हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आज पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स या फिर आप कह सकते हो जो लेजिस्लेशन थे, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया में पास किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। जैसे कि देखो, यूपीएससी ने 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा, फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर, फाइन। 16 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर, बंगाल रेगुलेशन और ऐसे मल्टीपल एक्ट्स हैं। जैसे बंगाल रेगुलेशन जो था, एक में क्या बनाया कि इन्फेंटिसाइड वाज मेड इलीगल, ठीक है। फिर हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है। बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर चांसेस हैं कि यूपीएससी उन पे क्वेश्चन बनाए, फाइन। तो चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो आपको क्वेश्चन ही बताएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में, फाइन। सोर्सेस एज यूजुअल गाइज, हमने सारी सोर्सेज को कंपाइल किया है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु की बुक्स हैं, फाइन, ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है गाइज, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 या 17 का ही है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यूपीएससी में लास्ट ईयर में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929। देखो एक मिनट का एक पॉज लेते हैं पहले। देखो करना क्या है कि जो अभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर वाले, फाइन। उसके बाद हम एक्ट्स के प्रोविजंस को देखेंगे, फाइन। लेक्चर बोरिंग ना हो जाए स्टार्ट में, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है। सो नाउ हैव ए लुक। चलो आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। यस, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इज इट? आर्बिट्रेरी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। फिर नेक्स्ट है एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। या फिर ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को फॉलो करते हो अच्छे से, स्पेक्ट्रम को पढ़ा है या बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी पढ़ी है, आप गौर करोगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से ही इंडिया में जो है, देखो यहाँ पे क्या होता है, 1925 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होता है, ठीक है। देखो तभी मैं कहता हूँ कि हमेशा हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली पढ़ो हमेशा, तभी आप ऑप्शंस को भी लिमिट कर पाओगे। बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चंस आपको स्टेट पीसेस की तरह नहीं मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको इस तरीके से लॉजिकल गेस लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्राइक्स, ठीक है, बंद या फिर, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट है 1929 का, इसमें सिस्टम लाया जाता है ट्रिब्यूनल्स का और स्ट्राइक्स के ऊपर बैन लगाने के प्रोविजंस होते हैं इसमें, ठीक है, फाइन। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर 1881। इट वॉज पास्ड इन अ व्यू टू फिक्स, देखो कीवर्ड्स पे ध्यान देना जब भी यूपीएससी के पेपर्स आप अटेम्प्ट करो। देखो जितना मर्जी नॉलेज है, अगर कीवर्ड्स को मिस करोगे तो आप -2.66 मार्क्स मिस कर जाओगे, ठीक है। आंसर पता हो तो भी नहीं बना पाओगे। बिकॉज हैव ए लुक एट द कीवर्ड्स, टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। अब यहाँ पे देखो ट्रेड यूनियन की बात हो रही है। एनएम लोखंडे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से थे, बॉम्बे से, वाज ए पायनियर इन द ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये आपने पढ़ा होगा इसको, इट्स डेफिनेटली करेक्ट, फाइन। अब फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। एनीवे, ठीक है, लुक एट द आंसर 2 ओनली। देखो यहाँ पे क्या है कि फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स और टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था अब तक। 1881 तक कोई प्रोविजन नहीं था जिसमें अलाउ कर दें कि ट्रेड, ये पहला स्टेप था। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज द फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल जो लेबर लॉज है, इनको रेगुलेशन के बारे में पहली बार बात की गई थी, इनकी ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा रेडिकल ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते तो आप, ये ऑप्शन तो ईजी था, ठीक है। चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो इस लेक्चर में हम इन एक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे जो कि आपके ऑलरेडी स्पेक्ट्रम में या फिर लक्ष्मीकांत में ओपनली इसे दे रखा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम से, दोनों जगह पे अवेलेबल है, आप दोनों जगह से इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ो। इससे 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, ठीक है। नाउ हैव ए लुक। अब फैक्ट्री एक्ट से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881, फाइन, हैव ए लुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो पढ़ने का क्या तरीका है कि कोई टॉपिक अगर हम पढ़े तो उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि इस एक्ट के प्रोविजंस के ऊपर, दूसरा ये एक्ट कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पे हुआ था, फाइन, इट वॉज लॉर्ड रिपन,
उस टाइम वायसराय था लॉर्ड रिपन, ठीक है। और वर्कर की जो कंडीशंस थी, पहले क्या था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट था, काउंटलेस आवर्स ऑफ वर्क। पहले क्या था, बच्चों को भी जो लेबर है, हजार्डस लेबर है, उनमें लगा दिए। तो इनको रेगुलेट करने के लिए उस टाइम देखो दिक्कत क्या थी ना कि कोई ह्यूमन राइट्स वॉच जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई ग्लोबल लीड नहीं थी। हर जगह क्या था कि अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर, जहाँ भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, फाइन। लेकिन जो इंडिया में है कि जो जैसे एन.एम. लोखंडे का हमने देखा, उनने लोगों ने आवाज़ उठाई, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके बाद में ये स्टेप्स लिए गए, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एप्लीकेबल ओनली टू द फैक्ट्रीज यूजिंग मैकेनिकल पावर एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन एटलीस्ट 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, तो उनके लिए फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल था, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिट करते हैं एम्प्लॉयमेंट जो बच्चे 7 साल के एज के नीचे हैं। अभी देखो ये जो एज पे एक बड़ा फैक्टर है, अभी जब इस फैक्ट्रीज एक्ट में अपडेट आएगा तो वहाँ पे आप देखना 1 आवर का रेस्ट होगा पर डे, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए गए ताकि जो ये सारे प्रोविजंस हैं उनका ध्यान रखा जाए, और वर्किंग आवर फिक्स किए गए, जो बच्चे 12 साल से नीचे हैं उनके वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए गए, ठीक है। अब कितने फिक्स किए गए आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखना है कि जो बच्चे 7 साल के नीचे वो काम नहीं करेंगे, और जो बच्चे 12 साल के नीचे हैं उनके लिए वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे। बाकियों के लिए अभी भी फिक्स कुछ नहीं है। अगर आप 25 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, जितना बच्चे आपसे काम लेंगे, 15 घंटे 16 घंटे, डजेंट मैटर, ठीक है। और ये पहला स्टेप था, यस, ब्रिटिश का इस लेबर्स की फील्ड में, या लेबर लॉस की फील्ड में, या फिर लेबर रिफॉर्म्स की फील्ड में आप कह सकते हो। एनीवे, अब देखो 10 साल बाद, जस्ट 1 डिकेड आफ्टर, एक अपडेट आता है इसमें। अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे पहले जो 7 साल था, 7 साल के नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, अब यहाँ पे उसको 9 कर दिया गया, और वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए किन के लिए, जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं। तो देखो यहाँ पे बढ़ाया गया जो एज लिमिट है। देन वीक में एक हॉलीडे होगा, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ वुमेन लेबर के लिए होगा। तो इन प्रोविजंस को आप ध्यान में रखोगे तो ऑप्शंस को आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे। एनीवे, ये था फैक्ट्री एक्ट। नेक्स्ट है गाइस इसी लिस्ट में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1923। देखो ये वो टाइम है 1920 से लेके 25 तक। इन ब्रिटिशर्स को थ्रेट था कि जो इंडिया में कहीं कम्युनिस्ट मूवमेंट अगर राइज कर गया तो फिर इनकी जड़ें खोद सकता है। क्यों? बिकॉज कम्युनिस्टों क्या था कि इनका लेबर यूनियंस, इन सारी चीज़ों पे बहुत बड़ा विश्वास था, ठीक है, इनका जो मोडस ऑपरेंडी था। एनीवे, वो एक मेंस के लिए है, जब मेंस के टॉपिक को कवर करेंगे हम देखेंगे वहाँ पे। एनीवे, हैव ए लुक, यहाँ पे लीगल स्टेटस दिया गया, यूनियंस को लीगल स्टेटस दिया गया, बहुत डिमांड थी कंट्री में। और यहाँ पे राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट्स दिए गए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूनियंस थे, और यहाँ पे लीगल स्टेटस की बात की गई। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है गाइस, आप इन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929। अब देखो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, अब इसके प्रोविजंस देखना क्या है। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो ट्रिब्यूनल्स कह सकते हो, उनको स्टैब्लिश किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम 1929 में टू सेटल डिस्प्यूट। अब यहाँ पे देखो, अगर क्रोनोलॉजी याद होगी तो यहाँ पे आप गौर करोगे कि यहाँ पे इंडिया का वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन। तो टाइमलाइन जरूर याद रखना, जब भी कोई मॉडर्न इंडिया का या फिर एंशिएंट मेडिवल कुछ भी इवेंट पढ़ो तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो, तभी मतलब प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एनीवे, स्ट्राइक वाज मेड इलीगल। देखो स्ट्राइक को इलीगल करार दिया गया, ठीक है, इन जो पब्लिक यूटिलिटी की है चीज़ें, ठीक है, हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है, या फिर म्यूनसिपैलिटी का कुछ भी है, वाटर सप्लाई है, तो वहाँ पे आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, किसके टाइम पे आया, लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया। अब आगे देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत बार क्वेश्चन आएगा इस, पिछले 20 साल में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर। 1878 में आता है, ठीक है। अब इस एक्ट को प्रपोज करते हैं लॉर्ड लिटन के टाइम पे। देखो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग होता है गाइस, जब भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा तो अगर लिटन को ऑप्शन में दिया है तो रिपन को जरूर देगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो यही से आने गाइस, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा अगर अवेयर रहोगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एनीवे, ठीक है, यहाँ पे इंडियन प्रेस, खास करके उन प्रेस को जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, आसामीज, गुजराती, मराठी, ठीक है, जैसे केसरी था, तो मतलब उनको, उनके जो पावर्स थे, आप ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी लिखोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, चलो किसी को अगर आर्बिट्रली अरेस्ट किया तो भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आज के टाइम पे देखो कि द हिंदू,
द हिंदू इज एन ओपन क्रिटिक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन द हिंदू? आंसर इज नो, बिकॉज वी आर ए सिस्टम, वी आर ए डेमोक्रेसी। बट जहाँ पे कॉलोनीज थी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी। एनीवे, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशंस थी ना उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन क्या एक काम पूरे इंडिया में किया गया था? नो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनेगा इन चीज़ों पे कि साउथ में क्या किया। देखो साउथ में क्या था कि जो बेसिकली गणेश अय्यर ऐसे कुछ नाम था, अभी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें जिनने द हिंदू की स्थापना की थी, जो द हिंदू का जो पब्लिकेशन स्टार्ट किया था। अब बहुत सारे अखबार साउथ के इंग्लिश में आते थे, तो इन अंग्रेजों को लगा कि ठीक है हमने अगर बैन कर दिया कि सिर्फ जो नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं उनको बैन कर दिया या फिर उनको उनके पावर्स हमने सीज़ कर लिए, तो क्या होगा कि जो इंग्लिश में अखबार छपते हैं साउथ के वो तो हमें क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सो यहाँ पे एक प्रोविज़न था कि साउथ में ये रूल नहीं रहेगा। ठीक है, साउथ में आप इंग्लिश में भी अब कुछ नहीं लिख सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। पहला न्यूज़पेपर जिसको बैन किया गया वो था बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ये एक आयरिश बंदा था, तो इसने पहला न्यूज़पेपर रिलीज़ किया था बंगाल से, बंगाल गजट। इसको बैन किया गया 1782 में। नेक्स्ट इज गाइस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या किया गया, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, जो ट्राइबल्स का जो क्या कहते हैं कि जीवन यापन के लिए सबसे लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कल भी था आज भी है। ठीक है, इसको रेगुलेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगराइजेशन दी गई कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होगा या फिर विलेज फॉरेस्ट क्या होगा। इसको पहली बार कैटेगराइज किया गया। और फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है उसको आप लीगल तरीके से सेल करते हो, मतलब ब्रिटिश के नियमों के खिलाफ अगर जाते हो तो उसको एक फॉरेस्ट ऑफेंस दिया जाएगा। और भी बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफेंस की बात की गई। और थोड़ा सा जो दिखावे के लिए किया गया कि भाई इस एक्ट को हम लाए हैं कि ताकि फॉरेस्ट को हम कंजर्व करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो ये ऑप्शन में अगर आए तो अब लगाना, लेकिन बेसिकली इनको ये था कि जो ट्राइबल्स हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व भी करते हैं और एक हार्मोनी में रहते हैं, उनसे उनका लाइवलीहुड छीन लेना, ठीक है, और अपने कमर्शियल नीड्स को सेटिस्फाई करना। एनीवे यही ऑप्शंस आएंगे गाइस। तो ये है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजंस। अगला है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। यहाँ पे देखो इंटरकोर्स के लिए सारी गर्ल्स की एज को 10 से 12 कर दिया गया, बी इट मैरिड और अनमैरिड। देखो रूल्स यहाँ पे देखो, ये प्रोविजन बहुत नोवेल था, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन आता है बाल गंगाधर तिलक की तरफ से। हार्ड लाइनर राइट विंगर तिलक अपोज्ड इट। वाई? देखो ये तो बहुत सारे, जब भी आप देखोगे कि जो रेनेसा का पीरियड था इंडिया में, जो सोशल कल्चर रिफॉर्म्स चल रहे थे, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे कि अंग्रेजों के साथ खड़े थे कुछ कुछ चीज़ों में कि चलो भाई हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि विडो रिमैरेज एक्ट लाया जाए, तो उस पर भी कहीं कहीं प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पे देखो यहाँ पे तिलक कहते हैं कि भाई वी शुड नॉट लाइक दैट द गवर्नमेंट शुड हैव एनीथिंग टू डू विद द रेगुलर कस्टम्स। अब देखो जो फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है कि चलो प्राइड है, ऐसा होता है, हमारा कल्चर है। बिकॉज किसी भी कल्चर में, किसी भी सिस्टम में, कस्टम्स में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, बुरी चीज़ें उनको डिस्करेज करना चाहिए। बट तिलक यहाँ पे गलत थे। फाइन, सो यस, तो ये जब कॉन्सेंट एक्ट 1891 में आता है, यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे इंडिया का वायसराय कौन है। हमेशा इन चीज़ों को माइंड में रखना गाइस। क्वेश्चन में कभी कभी 3-4 स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए टफ ना हो जाए। एनीवे नेक्स्ट इज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब 1915 देखो, अब टाइम देखो क्या है, 1905। यहाँ पे जो बंगाल पार्टीशन है, बंगाल पार्टीशन अपनी रफ्तार पकड़ चुका होता है। ठीक है, बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट, सॉरी गाइस, स्वदेशी मूवमेंट अपनी रफ्तार पकड़ चुका होता है। और साथ में बंगाल को क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म बोलते हैं कि बंगाल है, पंजाब है, तो उनको उनके पावर्स को कर्व करने के लिए, उनके ऊपर और कंट्रोल करने के लिए। लेकिन देखो उसके साथ साथ ही ऐसा नहीं कि ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था जो सिर्फ बंगाल पे एप्लीकेबल था, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया पे एप्लीकेबल था। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी के नाम पे कि चलो किसी को उठा लिया, ठीक है, क्यों? पब्लिक सेफ्टी हर्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि 1910 के आसपास में एक होता है मुजफ्फरनगर का जो किंग्स फोर्ट, मुजफ्फरपुर का था गाइस, किंग्स फोर्ट का जो अटैक किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। तो इनको लग गया था कि भाई जब 12-15 साल के बच्चे भी अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है चीज़ों को कंट्रोल करना, इसलिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1915 में। फाइन,
सो ये था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अगला गाइस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये क्या कहता है कि अगर आप देखो, अगेन हैव लुक एट द टाइमलाइन 1923। डर था कि भाई कहीं जो फोर्सेस हैं रशिया में या फिर दुनिया में कहीं भी, हिटलर है कोई भी है, तो उन फोर्सेस से जो भी पार्टी कर लेगा, जैसे कि मतलब फ्रांस है, तो जो भी ब्रिटिश के लिए एनिमीज़ हैं उनके साथ अगर आप फ्रेंडशिप करते हो तो इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आप बिल्कुल आपके खिलाफ पेनल प्रोविजंस लिए जाएंगे। तो ये थे प्रोविजंस का इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, ठीक है। नाउ हैव ए लुक हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। देखो इसके बहुत सारे प्रोविजंस थे और सॉरी गाइस फॉन्ट यहाँ पे बहुत छोटा रह गया, आई थिंक यू आर एबल टू रीड इट। मैं चलो इसे रिपीट कर दूंगा। देखो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट में यहाँ पे क्या है ना कि 2 गवर्नर जनरल्स इन्वॉल्व हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखो लेकिन इसका जो ड्राफ्ट था ना, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, इंप्लीमेंट किया था लॉर्ड कैनिंग ने। सो दीज 2 नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको 1857 का जो रिवॉल्ट था इसके जस्ट पहले, 1 साल पहले 1856 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। अब ये जो फ्रूट्स हम देख रहे हैं, ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद आए थे। ये हार्डवर्क थे बहुत लोगों के, जैसे उसमें एक बड़ा नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल खोले, सरकार से बहुत सारे पिटिशंस डाले कि भाई यहाँ पे काम करो, ठीक है। तो अब गर्ल्स के लिए स्कूल तो खोल सकते हैं, लेकिन उन गर्ल्स का क्या, जैसे मान लो कि एक 18 ईयर्स या 25 ईयर्स की कोई भी एक गर्ल है, अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड डाइड, ठीक है। तो व्हाट शी विल डू थ्रू आउट द लाइफ। तो ये बहुत ही कर्ज था। पहले क्या था, इन ह्यूमन प्रैक्टिस सती सिस्टम का, कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फोर्सफुली वुमेन को उसकी डेड बॉडी के साथ जलना होगा, ठीक है। अगर चिता लगी है तो सोचो फोर्सफुली जला दिया करते थे। तो ये कितने टॉक्सिक और इनह्यूमन प्रोविजंस थे हमारे सिस्टम में। तो इनको कर्व करने के लिए आवाज़ भी उठाई हमारे ही लोगों ने, बस ब्रिटिशर्स ने उनको इम्प्लीमेंट किया। इनका कोई मोटिव नहीं था कि भाई इंडिया को हमने बहुत अच्छी कंट्री बना देनी है, ठीक है। ये हमारे लोगों की सोच थी, बस पिटिशंस, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस करके इनसे मनवाया बातों को। हमें अंग्रेजों को अलाउड नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए, फाइन। सो एनीवे नेक्स्ट इज गाइस क्रिमिनल टाइप्स एक्ट। अब देखो लास्ट वाले जब ट्राइब्स की वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चन था यूपीएससी का, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। एक क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो इस वाले एक्ट के बाद से। यहाँ पे अमेंडमेंट आया था बाद में, उसके बाद उनको डी नोटिफाइड ट्राइब नाम दिया गया था। तो देखो क्रिमिनल ट्राइब्स एक बहुत ही डेरोगेटरी एक रिमार्क था। देखो बाय बर्थ क्या कहते थे कि अगर जैसे कि कुछ क्या था ना, पहले ठगी का सिस्टम चलता था गाइस, कि अगर झुंड बना के कुछ स्पेशल कास्ट के लोग थे उसमें इन्वॉल्व, कुछ ग्रुप्स थे, तो वो हंटिंग क्या करते थे कभी कभी, क्या है हंटिंग इन द सेंस कि अगर राहगीर जा रहे हैं, अगर ठीक है कोई पैसेंजर है तो उसको लूट लिया, तो ये ठगी सिस्टम था। अब कभी कभी मर्डर्स हुआ करते थे इनमें। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके खिलाफ लॉर्ड मेयो ने, देखो टाइमलाइन याद रखना, लॉर्ड मेयो के टाइम पे इसको लाया गया 1871 में, कि उनको क्या किया गया, बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई इनके पास टेंडेंसी है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, टेंडेंसी टू डू क्राइम, टू लूट, फाइन। ये बहुत डेरोगेटरी था गाइस, ओके। सो ये थे प्रोविजंस क्रिमिनल ट्राइब के। इसी के बाद लाए गए इनको कन्वर्ट किया गया डिनोटिफाइड ट्राइब में, ओके। इल्बर्ट बिल 1833, यहाँ पे वायसराय कौन था, रिपन था। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न था, लेकिन इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन आया इंग्लिश वुमेन जो इंडिया में थी उनकी तरफ से, क्योंकि इंग्लिश वुमेन ने कहा देखो पहले प्रोविज़न जानो क्या है, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यस। सो देखो यहाँ पे क्या प्रोविजंस थे कि देखो 1883 के पहले क्या होता था ना कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, अगर एक इंडियन जज है तो ही कैनॉट ट्राई या ही कैनॉट डिलीवर जजमेंट। अगर सामने अगर पार्टी कोई यूरोपियन है ना, अगर यूरोपियन ऑफिसर है, यूरोपियन कोई भी पर्सन है जो कि कोई क्राइम किया है, कुछ भी हुआ है, कोई केस है उसके खिलाफ, तो यहाँ पे जजमेंट डिलीवर करने वाला इंडियन जज नहीं होगा, ठीक है। ऑल द रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिशर्स वी ऑल नो, ठीक है। इसको इसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन लाया गया कि नाउ इंडियन जजेस को ट्राई यूरोपियंस। इंग्लिश वुमेन ने अपोज किया सबसे पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है,
कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक आधा स्टेटमेंट दे दिया कि इट वॉज एल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 या फिर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वायसराय रिपन, ठीक है, एक स्टेटमेंट। दूसरा क्या दिया कि इंग्लिश वीमेन ओपनली सपोर्टेड दिस बिल। अब देखो वीमेन आ गई तो आपके माइंड में लग सकता है कि शायद वीमेन ने सपोर्ट किया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, अब उसके बारे में डिटेल्स वो मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही। कब आया, बिल का नाम क्या था, किसके टाइम पे आया, प्रोविजंस क्या थे, किसने अपोज किया, सपोर्टेड बाय इंडियंस फॉर श्योर। अब आता है चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं गाइस। टाइम था किसका उस टाइम पे इंडिया में, लॉर्ड इरविन। एक तो इनको लॉर्ड और सर की उपाधि, पता नहीं क्यों बिपिन चंद्रा को कितना प्यार है इनसे, लॉर्ड और सर। एनीवे हैव ए लुक, एक्ट की तरफ देखते हैं। टू डिफाइन द एज ऑफ मैरिज इन इंडिया, ठीक है, फिक्स किया गया गर्ल्स 14 ईयर्स की मिनिमम होनी चाहिए और बॉयज़ 18 के, अगर इससे कम हुए तो जो मैरिज में इन्वॉल्व लोग होंगे उनके खिलाफ पिनल प्रोविजंस लिए जाएंगे। पूरे ब्रिटिश इंडिया को कवर किया गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को छूट दे दी गई गाइस। प्रिंसली स्टेट्स वेर नॉट पार्ट ऑफ, वेर नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट या फिर शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के प्रोविजंस में प्रिंसली स्टेट्स नहीं आते थे, आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। साल तो आपने देख लिया 1929 में, डेट याद रखने की जरूरत है ही नहीं, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। 1929 एक्ट का नाम चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, दोनों सेम ही है गाइस। 1930 का भी आप इसे बोल सकते हो, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। एनीवे अगला गाइस बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। यहाँ पे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे जो सती रेगुलेशन एक्ट था लाया गया था, ताकि जो सती का जो क्रूअल सिस्टम है, सती प्रथा है, एक कुप्रथा है बेसिकली, अगर हिंदी में से बोले तो, उसको बैन किया जाए, ठीक है। और कुछ खास प्रोविजंस नहीं थे। अब क्या इनके खिलाफ पेनल प्रोविजंस थे उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस अब इतना याद रखना है कि एक टाइमलाइन था बेंटिंग के टाइम का 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। अगला है गाइस बंगाल रेगुलेशन एक्ट। देखो बंगाल रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। अब बंगाल रेगुलेशन 1795 एंड द रिवीजन ऑफ द सेम एक्ट इन 1804, यहाँ पे जॉन शोर था गवर्नर जनरल, जॉन शोर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजन क्या आता है गाइस कि इट डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड। देखो यहाँ पे 1804 में क्या है ना, 1804 में तो आपका 1804 में कौन था बंगाल पार्टीशन में गाइस, बंगाल पार्टीशन में चेंज हो गया था गवर्नर जनरल, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गाय, ठीक है, जॉन शोर के बाद जो आया था। सो यस, इट डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल। इन्फेंटिसाइड जो है भ्रूण हत्या है, उसको इलीगल करार दिया गया, इसको इक्विवेलेंट टू मर्डर बताया गया, ठीक। पेरेंट्स के लिए कंपलसरी हुआ कि भाई जितने बेबीज का जन्म हो उनको उनके बर्थ को रजिस्टर कराना है। एंड इन द केस ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगर गर्ल चाइल्ड है तो नॉट ओनली रजिस्ट्री, लेकिन जन्म के 2-3 साल बाद ही आपको कंफर्म कराना है कि वेदर शी इज अलाइव और नॉट, ठीक है। बहुत ही देखो इंडिया में हम प्राउड कर सकते हैं बीइंग एन इंडियन, लेकिन बहुत सारी कुप्रथाएं भी रही है जिनको हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने टाइम टू टाइम इसको डिस्करेज किया है और हम आज भी लड़ रहे हैं, ठीक है। पर्दा सिस्टम से लड़ा हमने, ठीक है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि जो बुर्का सिस्टम है, आई थिंक इट्स वेरी डेरोगेटरी, फाइन। सो सबको एक फ्रीली आज़ादी होनी चाहिए कपड़े पहनने की, खाना खाने की। एनीवे यस, तो ये थे बंगाल रेगुलेशन। अगला वीडियो में लेके आएंगे गाइज हम क्या कहते हैं, लिटरेचर पे 2 वीडियो बाकी रह गई गाइज। लिटरेचर पे हमने एंशिएंट को कवर किया है, एंशिएंट का सारा लिटरेचर कवर किया है, ठीक है। मेडिवल की एक वीडियो आएगी इसके ऊपर, क्या नाम है, देखो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, दीपावंसा, महावंशा और बहुत सारी चीज़ें। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, सॉरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अभी देखा हमने कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की का जो बंगाल गजेट था, केसरी और महाराता जो तिलक का था, ये सारा एक बिल्कुल ऑर्डर में किसने रिलीज़ किया, कहाँ से वो रिलीज़ होते थे, स्पेक्ट्रम में दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे स्पेक्ट्रम ने कवर नहीं किया। तो एक फाइनल सोर्स बनेगा गाइस, आप उसे यूज़ करना प्लीज़। सो यस, अगली वीडियो लिटरेचर के ऊपर है। थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड लक।